हेलो क्लास, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट करूंगा। आज के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों के विभिन्न प्रकार। जो भी टाइप्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनके नाम आपने थंबनेल में भी लिखे हुए देखे होंगे और आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी देख पा रहे होंगे। जैसे सेंट्रल बैंक क्या होता है, फेडरल नॉन फेडरल बैंक किन्हें कहा जाता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर बैंक किन्हें कहा जाता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं, आरआरबीज किन्हें कहा जाता है, लोकल बैंक किन्हें कहा जाता है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जब बेसिक से बात आती है तो सबसे पहले आपको बैंक्स का मीनिंग ही पता होना चाहिए कि बैंक होते क्या हैं, बैंक किन्हें कहा जाता है। तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट्स at low interest rate in the form of current account, saving account, recurring account or fixed deposit, and gives this money on higher interest rate to any individual or any institute to earn profit. बैंक एक वित्तीय संस्था है जो पब्लिक का पैसा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है लो इंटरेस्ट रेट पर, और इसी पैसे को हाई इंटरेस्ट रेट पर किसी इंडिविजुअल या किसी संस्था को दे देती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लो इंटरेस्ट रेट पर एक्सेप्ट करती है और हायर इंटरेस्ट रेट पर देती है। जो बीच का डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है, वही बैंक के लिए मार्जिन होता है। इसके अलावा बैंक काफी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे लोकर, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये सभी जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कराता है इनको बैंकिंग कहा जाता है। तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ current account, saving account, recurring account, and gives this money as loan and advances to other individual or any institutions. Now banks are providing many more financial services like debit card, credit card, ATM, locker, insurance. All these activities done by bank is called banking. Is called banking. मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, ये पर्सन बैंक को पैसे देगा, बैंक इनके पैसे सेट करेगा। किस फॉर्म में सेट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब भी कस्टमर चाहेगा उस पैसे को वापस निकलवा सकता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, ठीक है। या टर्म डिपॉजिट के रूप में सेट कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, रिकरिंग अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट। इस फॉर्म में पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करेगा लो इंटरेस्ट रेट पर और हाई इंटरेस्ट रेट पर किसी पर्सन या किसी संस्था को दे देगा, और जो बीच का डिफरेंस होगा वही बैंक के लिए क्या होगा, वही बैंक के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बैंक के ओपन करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संस्था जिसने आरबीआई से बैंकिंग करने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है उसको बैंक कहेंगे। वो जनरली पब्लिक की जो डिपॉजिट होते हैं उनको सेट करते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पर सेंड करते हैं। ये प्राइमरी फंक्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन परफॉर्म करते हैं बैंक, उन सभी को क्या कहा जाता है, बैंकिंग कहा जाता है। चलिए, आपको बैंक का बेसिक मीनिंग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम बैंकों के टाइप की ओर बढ़ते हैं। बैंकों के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो किसी भी देश के अंदर जो सबसे जो बड़ा बैंक होता है उसको अपेक्स बैंक कहा जाता है। वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है। हर देश के अंदर डिफरेंट नाम से बैंक जाना जाता है, उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इंडिया के अंदर जैसे सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से या आरबीआई के नाम से जाना जाता है, वही सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो चलिए क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक में और अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग ब्लॉग पर अलग अलग आपको दिखाई मिलेगा, ठीक है, दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आप क्लासिफिकेशन बनाया है वो अपने तरीके से बनाकर दिखाया है और वही एक वैलिड और अपडेटेड क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये है बैंकों का क्लासिफिकेशन। जैसे सबसे बड़ा जो बैंक होता है उसे अपेक्स बैंक कहते हैं। वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है और उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है देश का। और देश के हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये देश के अंदर जितने भी बैंक होंगे उन सभी को रेगुलेट करेगा। तो आरबीआई इंडिया के अंदर दो तरह के बैंकों को रेगुलेट करता है, एक शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, अभी मैं आपको एक ब्रीफली एक टेक्निकल डेफिनेशन दे देता हूं, बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। ये टेक्निकल है, आपको हर जगह पर इतना ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेकिन अभी क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं तो अभी इतना ही समझिए। आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के
अंडर बनाया गया है। ये मान लीजिए आरबीआई एक्ट 1934 एक बुक है, इसका पेज नंबर 2 जो होगा उस पर जिन बैंकों के नाम लिखे होंगे उनको शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। आरबीआई 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन बैंकों का नाम होगा उनको शेड्यूल बैंक कहा जाएगा, और जिन बैंकों का नाम नहीं होगा उनको नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। किन बैंकों का नाम नहीं होगा वो भी आगे हम पढ़ेंगे, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है शेड्यूल बैंक बनने के लिए, और कैसे क्वालिफाई करके कोई बैंक बन सकता है, या कौन से बैंक नॉन शेड्यूल बैंक होंगे उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? तो नॉन शेड्यूल बैंक आज के टाइम में लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल बैंक है। केवल 3 ही ऐसे बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक है। लोकल एरिया एक टाइप है, उसके अंदर 3 बैंक मिलेंगे आपको, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। कुछ कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल बैंक भी होंगे और कुछ कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल बैंक भी होंगे। तो जो बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे वो शेड्यूल बैंक हो जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नॉन शेड्यूल कहलाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप है। तो शेड्यूल बैंक दो तरह के होते हैं। शेड्यूल बैंक दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होते हैं, एक नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक उन बैंक को कहा जाता है जिनका ऑब्जेक्टिव मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, बिजनेस करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनको कमर्शियल बैंक कहा जाता है। और जो नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन कमर्शियल शेड्यूल बैंक होते हैं, वो ऐसे बैंक होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका काम होता है डेवलपमेंट करना, तो उनको डेवलपमेंट बैंक भी कहा जा सकता है। और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, एक्जिम है, एनएसबी है, ये कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंकों को भी हम 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और बिजनेस करना होता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स की शेयर ज्यादा होते हैं। फॉरेन बैंक जो दूसरे देशों के बैंक है और इंडिया के अंदर आकर बिजनेस कर रहे हैं। और एक और बचता है डिफरेंशियल बैंक, जिनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। और उनके लिए एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस क्लासिफिकेशन को भाई ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने घिच पिच किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि एक एक चीज बारीकी से क्लियर हो जाए आपके लिए। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। देखिए इंडिया के अंदर 2 तरह के बैंक हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक आज के टाइम में लोकल एरिया बैंक ही बचे हैं। नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते शेड्यूल बैंक होने का। देखिए 3 ही ऐसे बैंक हैं। 3 बैंक किस कैटेगरी के अंदर है? लोकल एरिया बैंक की कैटेगरी के अंदर। कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक भी हैं जो नॉन शेड्यूल हैं, और कुछ ऐसे बैंक भी होंगे जो शेड्यूल होंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक पर दोनों तरफ से एरो लगी हुई है। शेड्यूल बैंक 2 तरह के होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कमर्शियल बैंक को 4 भागों में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन और डिफरेंशियल बैंक, ठीक है। और इधर जो नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं लेकिन शेड्यूल बैंक होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक लेकिन शेड्यूल बैंक हैं, उनको डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम और एनएसबी, ठीक है। और कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन और डिफरेंशियल बैंक जिनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, ठीक है। आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक एक बेसिक क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल बैंक क्या होते हैं और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। तो शेड्यूल बैंक किन्हें कहा जाता है? आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बनाया गया है। पहले मेरी ये बात सुनिए। मान लीजिए आरबीआई एक्ट 1934 एक बुक है, इसका पेज नंबर 2 पर जिन बैंकों का नाम लिखा होगा उनको शेड्यूल बैंक कहेंगे। तो शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल का मतलब क्या है? सेकंड लिस्ट, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट की दूसरी लिस्ट के अंदर जिन बैंक का नाम लिखा गया है, शामिल किया गया है, उनको शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। और जो जिन बैंकों का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है उनको नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा अब कि किन किन बैंकों का नाम
सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है आरबीआई एक्ट के और किन का नाम नहीं लिखा गया है और किस बेसिस पर, किस आधार पर इन बैंकों का नाम लिखा गया है। यानी कि सेकंड शेड्यूल में, सेकंड पेज पर, सेकंड लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसमें सेकंड लिस्ट में शामिल होने के लिए दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। ओनली दोज बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट व्हिच सैटिस्फाई द below criteria under section 42(6)(a) of RBI Act 1934। RBI Act 1934 के सेक्शन 42(6)(a) के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है शेड्यूल बैंक के फुलफिल होने के लिए, वो दो है। सबसे पहला क्या है, इन बैंकों की मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, 5 लाख। ध्यान देना भाई, मैंने 5 करोड़ नहीं लिखा है, केवल 5 लाख रुपए है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि इन बैंक को शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख की पूंजी लगाई गई होगी। तो आप सोच रहे होंगे 5 लाख तो बहुत कम है, 5 लाख तो किसी इंडिविजुअल के पास मिल जाएंगे, तो सभी बैंक के पास होंगे ही होंगे, सारे सारे शेड्यूल बैंक बन जाएंगे फिर तो नहीं। भाई ये बात कब की है, ये बात कब की, ये भी तो देखो ना, आरबीआई एक्ट 1934 में बना था, ठीक है। तो 5 लाख उस टाइम तक बहुत ज्यादा अमाउंट होता था, ठीक है। तो इन बैंकों की कम से कम पूंजी 5 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। प्लस ये बैंक वीकली बेसिस पर हर वीक अपनी एक्टिविटीज की रिपोर्ट आरबीआई को सौंपेंगे। अगर ये दोनों काम आरबीआई कोई भी बैंक करता है तो उसको सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया जाता है। तो भाई आप ये कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे के सारे बैंक करते होंगे, ठीक है, सारे के सारे बैंक कर सकते हैं। भाई हाँ करते हैं, इसीलिए तो मोस्टली आज के टाइम में सारे के सारे बैंक क्या हैं, शेड्यूल्ड बैंक है। लेकिन फिर भी जो लोकल एरिया बैंक जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर 3 बैंक ऐसे बचे हुए हैं, ठीक है, 3 ही बैंक लोकल एरिया बैंक के जो आज के टाइम में उनकी पेड अप कैपिटल कम है, प्लस वो वीकली रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं आरबीआई को। और कुछ जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनकी वो इस तरह के आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते हैं, तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। क्लियर हुई। तो शेड्यूल्ड बैंक के बनने के लिए वीकली रिपोर्ट करना होगा आरबीआई को, प्लस मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, तभी आप एक शेड्यूल्ड बैंक बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी टर्म कंडीशन है, ठीक है। तो अगर कोई बैंक सेकंड शेड्यूल के अंदर शामिल हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट है। भाई हम क्यों इस होड़ के अंदर लगे हुए हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाए। भाई वहां पर ऐड होने के बाद उन बैंकों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिनमें से मैं आपको दो समझा देता हूं। जैसे जैसे ही ये बैंक सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाएंगे तो वो इमरजेंसी के टाइम पर बैंक रेट अब पता हुआ ना क्या है, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ाया है, बैंक रेट पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं। प्लस वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन सकते हैं, चेक क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन सकते हैं। हर बैंक क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं होता, ओनली शेड्यूल्ड बैंक ही क्लियरिंग हाउस के ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं जब वो सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाते हैं। So every scheduled bank enjoy 2 type of principal facilities. They become eligible for debt or loan at bank rate from RBI and they acquire the membership of check clearing house. ठीक है। तो शेड्यूल बैंक का एग्जांपल क्या क्या होंगे, कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो शेड्यूल बैंक है। भाई सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, सारे के सारे फॉरेन बैंक जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, सारे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी। कोऑपरेटिव बैंक भी दो तरह के होंगे, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव ये दोनों के दोनों क्या होंगे, शेड्यूल बैंक होंगे। इनके अंदर कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो नॉन शेड्यूल होंगे, तो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे वो शेड्यूल बैंक बन जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नॉन शेड्यूल बैंक रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा शेड्यूल बैंक किन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के बीच डिफरेंस। तो शेड्यूल बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, और अपने खुद मन मर्जी से काम करते हैं। शेड्यूल बैंक के बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शेड्यूल बैंक्स आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934।
शेड्यूल बैंक बनने के लिए आरबीआई की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट होना बहुत जरूरी है और नॉन शेड्यूल बैंक एलिजिबल नहीं होते हैं सेकंड शेड्यूल में शामिल होने के लिए। और शेड्यूल बैंक आरबीआई से बैंक रेट पर लोन ले सकते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक आरबीआई से किसी भी रेट पर लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन जाता है, लेकिन एक नॉन शेड्यूल बैंक क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं बन पाता है। शेड्यूल बैंक को रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी मिलती है, रीडिस्काउंट करने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं मिलती। अब रीडिस्काउंट करने का मतलब क्या है? शेड्यूल बैंक गेट द फैसिलिटी ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल फ्रॉम आरबीआई। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है? जो पहली बार डिस्काउंट किए जाए, फर्स्ट क्लास। जैसे मान लीजिए ये एसबीआई बैंक है और ये पीएनबी बैंक है, ठीक है। पीएनबी बैंक ने एसबीआई को कुछ पैसे देने थे, लेकिन पैसे नहीं दिए और इन्होंने एक बिल लिख दिया कि 3 महीने बाद मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। लेकिन पहले ही एसबीआई को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो इस केस में एसबीआई उस बिल को आरबीआई को दे सकता है और बदले में पैसे ले सकता है, और उसमें से कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, उसमें से कुछ पैसे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ डिस्काउंट होकर मिलेंगे, और आरबीआई आरबीआई यानी बैंक से वो पैसे वसूल करेगा। तो ये डिस्काउंटिंग कहलाता है। शेड्यूल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर, ठीक है, विद आरबीआई। जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको सीआरआर मेंटेन करनी पड़ती है। अब सीआरआर क्या होती है? ठीक है, ये मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ाया है, वो पढ़ लेना वहां से। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मेरा हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, तो सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। लेकिन नॉन शेड्यूल बैंकों को सीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो बाध्य नहीं है, वो चाहे तो अपने पास रख सकते हैं सीआरआर का पैसा, ठीक है। और नॉन शेड्यूल बैंक का शेड्यूल बैंक का एग्जांपल क्या था भाई? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सारे ही तो इसके एग्जांपल थे। और नॉन शेड्यूल बैंक का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ऑल लोकल एरिया बैंक, ठीक है, जैसे सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ठीक, दक्षिणा भीमा लोकल एरिया बैंक, ये कहलाएंगे। तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कौन सी कैटेगरी के बैंक हैं? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल्ड भी हैं और कमर्शियल भी। इनका बिजनेस, इनका मोटिव क्या होता है? बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सबसे पहला नंबर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक या हम कहें पीएसबी, ये सरकारी बैंकों को कहा जाता है जिनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स या कहें मोर देन 50% शेयर्स किसके हों? गवर्नमेंट के होते हैं। ऐसे बैंक जिनके अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है, ठीक है। वो 100% भी हो सकते हैं, लेस देन 100% भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मोर देन 50% होने जरूरी हैं। तो जैसे किसी भी बैंक का आप नाम लें, जैसे किसी में भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए यहाँ पर इमेज में मैंने दिखाया है कि कम से कम ये 50% है, किसके? गवर्नमेंट के हैं। मान लीजिए 25% ये किसी भी बैंक का हो सकता है, मैंने वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। 25% एलआईसी के हैं, ठीक है, और 24% किसी और की पार्टनरशिप है, तो इनको क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई है। जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई है। वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स के अंदर आता है। अब 2017 के बाद 2017 के अंदर क्या किया गया था कि जो उसके एसोसिएट बैंक्स थे उसके अंदर मर्ज कर दिए गए थे, ठीक है। इंडिया के अंदर अब प्रेजेंट में, आज की डेट में प्रेजेंट में 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनके अंदर मोर देन 50% शेयर्स किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, और ये बैंक के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं। 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, लेकिन 6 एसबीआई एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया था एसबीआई के अंदर। 21 ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचे थे। और अभी 2019 में 30 अगस्त 2019 में निर्मला सीतारमण ने फिर अनाउंस किया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा, और 21 से इनको पलट कर 12 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फाइनली 1 अप्रैल 2020 से अब केवल 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। और इसके अलावा 12 बैंकों के अलावा एक बैंक और है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
वो पेमेंट बैंक की कैटेगरी का। अगर कुल हम कहें पब्लिक सेक्टर बैंक तो 13 है, वैसे हम 12 कहेंगे क्योंकि पेमेंट बैंक अलग टाइप का है। पेमेंट बैंक क्या है, अलग टाइप का बैंक है। ठीक है, बात समझ में आई। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंकों से क्या करना है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए, प्लस जो प्रेजेंट में जिन बैंकों का मर्जर हुआ है, प्रेजेंट में जिन बैंकों का मर्जर हुआ है, ये पता होना चाहिए किस बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, किस बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सभी बैंकों के नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजय बैंक मर्ज हुए थे। देना बैंक और विजय बैंक मर्ज हुए थे, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में कि देना बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ, विजय बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ। ठीक है, अब ये बैंक नहीं रहे, देना बैंक और विजय बैंक नहीं रहे, अब वो क्या बन गए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर समा गए हैं। उनको क्यों मर्ज किया गया था, क्योंकि वो लॉस में चल रहे थे। दो जो लॉस में चल रहे थे बैंक, उनको एक अच्छे खासे बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया ताकि उनको डूबने से बचाया जा सके। ठीक है, इस तरह से मर्ज किया जाता है। सेकंड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ये पीछे जो मैंने परसेंटेज दी है, ये इन बैंकों के, ये क्या है, गवर्नमेंट का शेयर बता रही है कि इन बैंकों के अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है। मैंने क्या कहा था, मिनिमम 50 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फोर्थ बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और फिफ्थ बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और फिफ्थ बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। सेवंथ बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर एसबीआई के एसोसिएट बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं, तो उनको अभी आप नहीं रखना है। ठीक है, एट बैंक है यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो एक अलग और भी क्लास होगी, अभी ये मत पूछना कि यहाँ पर इनका बारे में और क्या क्या याद करना है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में और भी क्लास होगी जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा इन बैंकों की टैगलाइन क्या है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, इनके सीईओ कौन है, वो अलग क्लास में होंगे। अब यहाँ पर बस जस्ट नाम होंगे। ये 8 बैंक थे। अब इन 4 बैंकों के अंदर, इन 4 बैंकों के अंदर 6 और बैंकों का मर्जर किया गया। अब देखिए यहाँ पर जिस बैंक में किसी बैंक को मर्ज किया जाएगा, जिस बैंक में किसी बैंक को मर्ज किया जाएगा, उस बैंक को क्या कहेंगे, एंकर बैंक कहेंगे। याद रखना एंकर बैंक क्या होते हैं। जैसे केनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया है, तो जो केनरा बैंक है वो क्या बैंक बन गया है, उसको एंकर बैंक कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, एंकर बैंक को। तो अभी 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है, कंप्लीट हो गई है प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2 बैंक मर्ज हुए हैं, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई। यूबीआई की फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, यूनियन नहीं होगा भाई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक। ठीक है, यानी बैंक के अंदर 2 बैंक मर्ज हुआ, यूबीआई और ओबीसी। अगला है 12वां बैंक। ठीक है, क्या नाम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। और मैंने बताया था कि जिन बैंकों के अंदर मर्ज हो गए हैं उन बैंकों को क्या कहा जाएगा, उन बैंकों को क्या कहा जाएगा, एंकर बैंक कहा जाएगा। तो अभी मर्जर के बाद सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। और ऑल सभी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है, तब भी एसबीआई है। सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक पंजाब नेशनल बैंक। थर्ड लार्जेस्ट बैंक, थर्ड लार्जेस्ट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रहेगी ये चीजें। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करता हूं मैं। ऐसे ऐसे बैंक जिनमें मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट लोगों की है, प्राइवेट एंटिटीज की है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की है, उनको क्या कहा जाएगा, प्राइवेट बैंक कहा जाएगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है। सेकंड प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक। तो ऐसे बैंक जिनमें मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग है, नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल्स की है तो उनको क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक। एट प्रेजेंट 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, ये सभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन सभी के बारे में एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है, जिसके अंदर इनके हेडक्वार्टर, ऑफिस, हेडक्वार्टर और इनके एमबीसीओ और टैगलाइंस वगैरह के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अब फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके हेडक्वार्टर तो किसी दूसरे देश में है, उन्होंने बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर भी अपने ब्रांच ओपन की हुई है, या उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया हुआ है बिजनेस करने के लिए, तो उनको फॉरेन बैंक कहा जाता है। जैसे सिटी बैंक है, ठीक है, सीआईटीआई भाई, ठीक है, सीआईटीआई ये यहाँ पर रहा। एचएसबीसी बैंक है, एचएसबीसी, हांगकांग बैंकिंग, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, और डच बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक हैं और काम करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश के अंदर होता है, लेकिन बिजनेस ये इंडिया के अंदर करते हैं। बहुत सारे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैं, तो उनको फॉरेन बैंक कहा जाएगा। बात आती है आरआरबीज की, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आरआरबीज क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स आर द डिफरेंशियल बैंक। किस कैटेगरी के? डिफरेंशियल, जिनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इनका? डिफरेंट। इनका फोकस होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है रूरल एरिया को सर्व करना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, और जहां पर बैंक नहीं है उन क्षेत्र के अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। आरआरबीज जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, हर राज्य के अंदर अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। एट प्रेजेंट 43 आरआरबी बैंक हैं। देखिए, जब इनको लाइसेंस दिया गया था 1975 में इन बैंकों की संख्या 100 प्लस थी, लेकिन ये बैंक धीरे धीरे लॉस में जाते गए, मर्ज होता गया, फ्रॉड होता गया इन बैंकों के अंदर, और एट प्रेजेंट कितने बैंक बचे हैं? 43 बैंक बचे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से जो आपके एग्जाम पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इनके अंदर किन किन की पार्टनरशिप होती है और कितने परसेंट होती है। तो जो आरआरबी बैंक होते हैं उनके अंदर 3 तरह की पार्टनरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्पॉन्सर बैंक की, स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आप समझ गए होंगे मोदी सरकार, ठीक है, एट प्रेजेंट मोदी सरकार है, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक क्या होते हैं? कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर कर सकता है किसी बैंक को, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए रिक्रूटमेंट करना, उनको बैंकिंग सर्विसेज समझाना, वो क्या कहलाता है? स्पॉन्सर करना कहलाता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा है, यूपी है, उनकी पार्टनरशिप होगी। तो आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी पार्टनरशिप है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी पार्टनरशिप है? 50% है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कितनी है? 15% होती है। और एक स्पॉन्सर्ड बैंक की पार्टनरशिप कितनी होती है? 35% होती है। कितनी होती है? 35% होती है। तो आरआरबी कब एस्टेब्लिश किए गए थे? आरआरबी 2 अक्टूबर ऑफ 1975 को एस्टेब्लिश किए गए थे। इनको ओपन करने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी? एक नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी कि रूरल एरिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जा सकता है। तो नरसिम्हा कमेटी ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, रूरल एरिया को बढ़ावा देने के लिए हमें रीजनल रूरल बैंक्स ओपन करने चाहिए। तो फर्स्ट जो रीजनल रूरल बैंक ओपन किया गया था उसका नाम क्या था? प्रथमा बैंक था, जो यूपी के अंदर ओपन किया गया था, ठीक है। और ये बैंक किसके द्वारा स्पॉन्सर था? ये सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्पॉन्सर था। एट प्रेजेंट अब प्रथमा जो बैंक है वो किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, यूपी ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, और मर्ज होने के बाद उसका नया नाम क्या बन चुका है? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। क्या नाम बन चुका है? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, जिनका मर्जर कब हुआ? 1 अप्रैल 2019 को। क्यों हुआ? क्योंकि ये लॉस के अंदर चल रहे थे। और अब इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। तो RRBs were established under the provision of an ordinance passed on 26 September 1975 and RBI Act 1976 on the recommendation of Narasimhan Committee to provide the sufficient banking and credit facility for agriculture and rural sector। देखो 1975 में ये बैंक बने थे 2 अक्टूबर को। इनका जो एक्ट आया था RRB एक्ट कब आया था? 1976 में।
एक्ट बाद में आया था, ये बैंक बंद पहले गए थे। पहला बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक था। अब प्रथमा बैंक यूपी ग्रामीण बैंक में मर्ज हो चुका है और उसका नाम क्या हो चुका है? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इनका मर्जर कब हुआ? 1 अप्रैल 2019। एट प्रेजेंट कितने बैंक हैं? 43 बैंक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कितनी होती है? 50% होती है। स्टेट गवर्नमेंट की 15% होती है और स्पॉन्सर्ड बैंक की 35% होती है। 100% हो गई। और ये बैंक क्यों बनाए गए थे? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। हर एक देश के हर एक नागरिक तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो ऑनरशिप मैंने बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक की 35%। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होता है? कोई भी सरकारी बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, स्पॉन्सर्ड बैंक का काम कर सकता है। इनको जैसे इनको आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, रिक्रूटमेंट करना, इनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो सारा स्पॉन्सर्ड बैंक ही संभालता है। और 100% हो गई, ठीक है। और प्रेजेंट में 43 आरआरबी अवेलेबल हैं और धीरे धीरे कम होकर 36 तक पहुंच जाएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कीजिए। अपेक्स बैंक हैज डिपॉजिट ऑफ 250 करोड़, 15% of its shares are held by the state government. The bank mainly caters to the need of farmers and entities involved in agriculture. To which category does it belong? एक अपेक्स बैंक है, अपेक्स नाम का बैंक है, ठीक है, जिसके डिपॉजिट्स हैं, जो पेड कैपिटल है 250 करोड़ है और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप 15% है और जिसका मेन फोकस एग्रीकल्चर और फार्मर्स है। तो बताइए वो किस कैटेगरी का बैंक है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या आरआरई बैंक है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स की। ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, अब नॉन शेड्यूल के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम के इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इससे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है कोऑपरेटिव बैंक से। और आज की क्लास में हम पढ़ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ बैंकों के अंदर स्कैम्स वगैरह सामने आया है, जैसे पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो उस वजह से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको। तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं, शेड्यूल कोऑपरेटिव, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव। और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक भी दो तरह के होते हैं, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव और शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पर्सन्स मिलकर इस बैंक को ओपन करते हैं, वही इसके मालिक होते हैं। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं और वो इससे लोन भी ले सकते हैं। मेनली इसके अंदर लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक बनाए जाते हैं। और जैसे इनमें मैं आपको एग्जांपल दूं, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसका भी फ्रॉड कुछ दिन पहले सामने आया था और ये काफी बुरी हालत में पहुंच चुका है, इस पर आरबीआई ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सरस्वत बैंक, आपने नाम सुना हो अगर, ये भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है और ये बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए बनाए गए होते हैं। यहाँ पर हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं एक अलग क्लास और लेके आऊंगा आपके लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर जनरली क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात आती है लोकल एरिया बैंक्स के बारे में। व्हाट इज लोकल एरिया बैंक? लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं? ये नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। लोकल एरिया बैंक लोकल एरिया को सर्व करने के लिए बनाए गए थे। इनको बनाने के लिए रिकमेंडेशन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1996 के अंडर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया था कि लोकल एरिया बैंक बनाए जाने चाहिए। तो उनके रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने इनके लिए गाइडलाइंस तैयार की थी और इनके लिए एप्लीकेशंस मंगवाई थी। लगभग 200 प्लस एप्लीकेशंस आई थी और फाइनली उनमें से केवल 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था लोकल एरिया बैंक ओपन करने के लिए। ये प्राइवेट ही बैंक होते हैं, ये क्या होते हैं? प्राइवेट ही बैंक होते हैं, लोकल एरिया पर काम करते हैं और इनकी हालत ऐसी हुई कि ये लॉस में जाते गए और धीरे धीरे बंद हो गए।
और एक बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया है जिसका नाम था कैपिटल लोकल एरिया बैंक, वो अब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है। और एट प्रेजेंट केवल 3 ही लोकल एरिया बैंक एग्जिस्ट करते हैं, जिनके नाम है पोस्टल लोकल एरिया बैंक, जिसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जिसको 1999 में बनाया गया था। कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश महबूब नगर में है, जिसको 2001 में बनाया गया था। और तीसरा है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कोल्हापुर में महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यही 3 बैंक आज के टाइम में काम कर रहे हैं। और उसके बाद पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आती है, और अलग कैटेगरी की, जिसको हम अलग क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा लोकल एरिया बैंक्स के बारे में। तो जो मैंने बेसिक पढ़ाया है वो आप एक बार सारी चीजें नोट कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।